हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होती है, और इसमें नर्वस सिस्टम में हम लोगों को मेनली पढ़ना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इस दोनों को हम लोग इसी वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम आखिर है क्या। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि नर्वस सिस्टम को हम लोग अपने बॉडी कमांड सेंटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, तो उसका मतलब कौन मैनेज करता है? उसको नर्वस सिस्टम मैनेज करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बॉडीज कमांड सेंटर कहते हैं। यह हमारे बॉडी में होने वाली कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। डिफिनेशन में इसको कुछ नहीं रखा है। इसके पार्ट्स ब्रेन और स्पाइनल कोड से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम ये हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते हैं ब्रेन। तो देखिए ब्रेन क्या होता है। ये आप लोग देख रहे हैं ब्रेन का फिगर है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो ब्रेन होता है एक झिल्ली से, लेयर से यह घिरा हुआ होता है। मतलब ये 3 लेयर्स होती हैं। जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तो उसमें इन तीनों का नाम बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ब्रेन एक लेयर्स से ढकी हुई होती है जिसका नाम मेनिन होता है। ठीक है। अगर इस लेयर में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो उस जो रोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। समझें इस लेयर का क्या नाम है? आप लोग इतना याद रख लीजिए, मेनिन। ठीक है। अब इसको मतलब जैसे कि किसी भी वार से प्रोटेक्ट कौन करता है? तो ये हमारा जो ब्रेन होता है मेनिन्स भी कवर होता है क्रेनियम बोन्स से। ठीक है। क्रेनियम बोन्स में लगभग 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। वही हमारे मेन मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं किसी भी वार से। जब भी कोई बाहरी वार होता है या फिर हमारे सर पे कोई वार करता है तो उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? ये आपका ये जो होती है ये क्रेनियम बोन होती है, यही प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर वही कोई यहाँ पे वार कर दे तो यहाँ पे आपका क्रेनियम बोन कम होता है जिसकी वजह से चोट लग जाता है दिमाग पे। नहीं होता है कि आप लोग को बचपन में देखा गया होगा टीचर्स जो होते थे यहीं पे ज़्यादा मारते थे। कहाँ पे? यहीं पे ज़्यादा मारते थे जिससे थोड़ा सा चोट लगता था। वही अगर इधर मारता लो तो इधर क्रेनियम बोन्स एकदम स्ट्रांग होती है जिससे कि काफ़ी कम चोट लगने की चांस होती है। ये तो हो गया कि इसको प्रोटेक्ट कौन करता है। अब समझते हैं ब्रेन के बारे में। तो जो ब्रेन होती है उसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ये जो होता है ये आपका फ्रंटल पार्ट मान लीजिए इसे, ये जो होता है आपका मिडिल पार्ट, और ये मान लीजिए आपका बैक पार्ट। फ्रंटल पार्ट लगभग 66% होती है आपकी ब्रेन की, और यही लगभग मेन भी होती है आपका फ्रंटल पार्ट। फ्रंटल पार्ट में लगभग आपका जैसे होता है नहीं मेमोरी कंट्रोल, याददाश्त। आपकी याददाश्त कौन कंट्रोल करता है? तो आपका फ्रंटल ब्रेन ही कंट्रोल करके रखता है। तो अब देख लेते हैं टाइप वाइज ब्रेन को, कि ब्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसके टाइप्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो ब्रेन होती है आप इसके सबसे पहले डिफिनेशन को समझ लीजिए। हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो कि कंट्रोल करता है हमारे मेमोरी को, इमोशंस को, सोचने की क्षमता को, थॉट्स को, जो कंट्रोल करके रखता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि इसका डिफिनेशन हो गया अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी, इमोशंस डैट डॉट डॉट ईटीसी। ब्रेन किसे कहते हैं? मतलब हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे मेमोरी को, याददाश्त को या फिर इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब यह मतलब जैसे कि आपका इमोशंस हो गया वो अलग ब्रेन का पार्ट होता है, मेमोरी हो गया वो अलग, जो मेमोरी कंट्रोल करता है वो अलग पार्ट हो गया। तब उसको हम लोग समझ लेते हैं उसके ब्रेन के टाइप्स में। तो देखिए टाइप्स ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का टाइप्स होता है लगभग 3 टाइप्स का होता है। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया फ्रंटल ब्रेन, मिडिल ब्रेन और बैक ब्रेन। अब हम लोग इसको बारी बारी से समझ लेते हैं कि आखिर ये फ्रंटल ब्रेन क्या होता है, मिडिल ब्रेन क्या होता है और बैक ब्रेन क्या होता है। तो अब समझते हैं फ्रंटल ब्रेन। तो जो फ्रंटल ब्रेन होता है इसका लगभग अगर आप डिफिनेशन देखिएगा तो ये स्कल के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। कैसे? जैसे कि ये आप देखिएगा अगर ये हमारा स्कल हुआ तो इसके सबसे फ्रंट में क्या प्रेजेंट है? आपका फ्रंटल ब्रेन प्रेजेंट है। अब वहीं बात करूँ तो यहाँ पे नसल्स बोन होती है, उसके ठीक ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? आपका फ्रंटल ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह इसके आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द स्कल या फिर एबव ऑफ द नसल बोन्स। ठीक है। इसके डिफिनेशन में कुछ नहीं रखा, इसका डिफिनेशन से वैसे नहीं आता है। फ्रंटल ब्रेन लगभग आती है इसके टाइप्स में, जैसा कि सेरिब्रम क्या होता है, वो कैसे कंट्रोल करता है हमारे मेमोरी को।
ठीक है। इसके टाइप्स, इट कंसिस्ट ऑफ 66% ऑफ आवर ब्रेन। जो हमारा फ्रंटल ब्रेन होता है यह लगभग हमारे ब्रेन के 66% पार्ट को कवर करके यही रखता है, यही मैनेज करता है। डिफिनेशन ख़त्म। अब देखते हैं फ्रंटल ब्रेन के टाइप्स को। तो जो फ्रंटल ब्रेन होता है ना वो लगभग 3 टाइप्स के होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों लगभग मेन होते हैं। अब हम इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। तो आप देखिए, जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम को मतलब मेमोरी कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर। जैसे कि नहीं होता है हमारी याददाश्त को जो कंट्रोल करके रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। जैसे कि अगर जिसका सेरिब्रम स्ट्रांग होगा उसे पीछे पढ़ाया हुआ बात भी याद होगा, या फिर 4-5 साल पहले जो बात हुई वो याद होगा। इसका मतलब कि हमारी याददाश्त को यह कंट्रोल करके रखता है। और जिसका सेरिब्रम वीक होता है या फिर डैमेज हो जाता है उसको भूलने की बीमारी होती है, जैसे कि वो बहुत जल्दी किसी भी बात को भूल जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने गजनी मूवी देखा होगा तो उसमें आमिर खान को जैसे कि भूलने की बीमारी होती है, वो हर एक चीज़ को 15 मिनट बाद भूल जाता है। कैसे? उसका सेरिब्रम डैमेज हो गया होता है। जब उसके सर पे वार किया गया होता है तो उसका सेरिब्रम उस समय डैमेज हो जाता है, जिससे कि उसे भूलने की बीमारी लग जाती है। सेरिब्रम में कुछ नहीं रखा, सेरिब्रम को आप इतना याद रखिएगा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर। आप साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करते हैं थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों लगभग एक जैसे ही हैं और लगभग एक भी हैं। आप समझिए, जो थैलेमस होता है वो हम लोग को एक्सटर्नल नॉलेज देता है, बाहरी ज्ञान देता है, और जो हाइपोथैलेमस होता है वो हम लोगों को आंतरिक ज्ञान देता है, ठीक है, इंटरनल नॉलेज देता है। अब थैलेमस हम लोगों को बाहरी ज्ञान कैसे देगा? जैसे कि थैलेमस को अगर आप देखिएगा तो सेंस ऑर्गन आपने पढ़ा होगा, स्किन, नोज, आई, ईयर, ये सभी एक्सटर्नल नॉलेज देने के काम में मतलब अपना रोल निभाते हैं। कैसे? जैसे कि हमारा नोज हो गया, वो किसी भी बाहरी सुगंध को सूंघने में काम आता है, तो हम लोगों को नॉलेज देता है। उसका नॉलेज कहाँ जाता है? आपका थैलेमस के पास जाता है। धूप आना, तो धूप लगना या फिर गर्मी महसूस होना, वो सब थैलेमस मैनेज करता है, ठीक है। वहीं हाइपोथैलेमस जैसे इंटरनल नॉलेज, हम लोग इंटरनल नॉलेज कैसे हो सकता है? जैसे कि हमारा पेट दर्द कर रहा है तो हमारा इंटरनल नॉलेज वो, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर है, तो उसका जो नॉलेज होता है वो आपका हाइपोथैलेमस देता है। जो सिग्नल जाता है वो हाइपोथैलेमस के पास जाता है। जैसे कि हम किसी से प्यार करते हैं, उसका सिग्नल्स किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। किसी से घृणा करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, उसका सिग्नल्स किसके पास जाएगा? कौन देगा उसका सिग्नल्स? वो आपका हाइपोथैलेमस मैनेज करता है, ठीक है। आप इतना, जैसे कि गर्मियों में पसीना आना, गर्मी लगना, ये आपका हाइपोथैलेमस देगा, क्योंकि वो आपका इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब वहीं पे पसीना आना, वो हम लोगों को जो नॉलेज देता है वो हाइपोथैलेमस देता है। गुस्सा आना, ये आपका जो सिग्नल्स है, ये जो नॉलेज देता है वो आपका हाइपोथैलेमस देता है, ठीक है। जैसे कि इसके पहला वाला वीडियो मेरा जो होता है वो सिस्टम डाउन होने के कारण बंद हो गया था, उस समय मुझे गुस्सा आया था। तो गुस्सा आना कौन सा सिग्नल्स मतलब कौन प्रोवाइड करता है, कौन मैनेज करता है? तो वह हाइपोथैलेमस देता है। मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं खुश हूँ, वो भी कौन मैनेज करेगा? वो भी आपका हाइपोथैलेमस मैनेज करेगा। अगर इंटरनल उस समय तो मुझे कुछ हुआ नहीं, एक्सटर्नल तो उस समय कुछ हुआ नहीं, इसलिए थैलेमस उस समय कुछ मैनेज नहीं किया। आप लोग को इतना याद हो गया। सेरिब्रम क्या कहता है? मेमोरी कंट्रोलर है। थैलेमस जो होता है वो आपको एक्सटर्नल नॉलेज देता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपको इंटरनल नॉलेज देता है। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग मिडिल ब्रेन में कि आखिर मिडिल ब्रेन क्या है। तो मिडिल ब्रेन, लगभग मिडिल ब्रेन में आप लोगों को 2 पार्ट्स पढ़ना होता है, कॉर्पोरा और सेरिब्रल। तो मेन बात यह है कि आपने जब ईयर पढ़ा होगा, जब मैंने ईयर पढ़ाया था तो उस समय आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई भी साउंड हमारे ईयर के इनर पार्ट में इंटर करती है तो वो कोक्लिया से होकर जब निकलती है तो वो सिग्नल सीधे जाती है हमारी ब्रेन के कॉर्पोरा पार्ट में। उस समय आपने इसे देखा होगा कॉर्पोरा पार्ट में, वहाँ से हमें समझ में आता है कि रियल मीनिंग क्या है उस साउंड की। तो इसलिए जो कॉर्पोरा होता है ना वो हमारे आई और ईयर के एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि किसी को कम सुनाई देता है, किसी को धुंधला दिखाई देता है, वो कौन मैनेज करता है? आपका कॉर्पोरा मैनेज करता है। अगर किसी का कॉर्पोरा डैमेज है या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसे कम सुनाई देगा, उसे ठीक से दिखाई नहीं देगा, ये सब कॉर्पोरा मैनेज करता है। और जिसका यही स्ट्रांग होता है उसे काफ़ी साफ दिखाई देता है, काफ़ी बातें अच्छी सुनाई देती हैं, ठीक है।
कॉर्पोरा में कुछ नहीं रखा, इसे आप याद रखिएगा, ये आई और ईयर के एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। अब वहीं मैं बात करूँ अगर सेरिब्रल की, तो सेरिब्रल को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसे हम लोग सेकंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिए, एग्जाम में यही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि सेकंड ब्रेन को मतलब किसे नाम जानते हैं, तो आप लोग याद रखिए कि सेरिब्रल को हम लोग सेकंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। और जो सेरिब्रल होता है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या फिर आप यह भी बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को ही हम लोग सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन के मुताबिक आप लोग मान लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं बैक ब्रेन के बारे में। ठीक है, आप इतना याद रखिए, कॉर्पोरा हमारे आई और ईयर को कंट्रोल करता है, और जो सेरिब्रल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड है, इसे हम लोग सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूं बैक ब्रेन की, तो बैक ब्रेन लगभग मेन ही होता है, आप लोग इसे समझ लीजिए। बैक ब्रेन में मेडुला आता है और सेरिबेलम आता है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेरिब्रम सेरिबेलम ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यूँ समझिए कि मेडुला क्या करता है, तो जो मेडुला होता है वो आपका जैसे कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे? जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, तो जब तक हम लोग खाना को निगलते नहीं हैं तब तक हम लोग सोचते हैं उसके बारे में कि खाना अभी तक हम निगले नहीं। जब खाना निगल जाते हैं उसके बाद तो हम लोग नहीं सोचते हैं इसके बारे में। क्यों? वो सब हमारा मैनेज करता है मेडुला, कि हमारे उस खाना को कैसे पचाना है, कैसे डाइजेस्ट करना है। हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इस समय हम लोग को कुछ नहीं सोचना होता है। कौन मैनेज करता है? मेडुला मैनेज करता है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा कि जो मेडुला होता है वो डाइजेशन और रेस्पिरेशन के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और जिसका यही इधर उधर हो जाता है, मेडुला इधर उधर हो जाता है, उसका ना डाइजेशन ठीक से हो पाएगा ना रेस्पिरेशन ठीक से हो पाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। अब वहीं मैं बात करूं सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम को आप देखिए, यह बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है हमारे होल बॉडी का। हमारे पूरे बॉडी का सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। कैसे? जैसे कि हम एक पैर पे भी अभी खड़ा हो सकते हैं तो वो हमारा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए हम एक पैर पे भी खड़ा होते हैं तो हम अभी खड़ा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी जो सेरिबेलम होता है वो ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूं शराबियों की, जो ड्रिंक कर लेते हैं ना, उनका सेरिबेलम वीक हो जाता है, उस समय काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, इसलिए उनका सेरिबेलम उस समय कमज़ोर हो जाता है जब कोई आदमी शराब पी लेता है। इसलिए सेरिबेलम मतलब आप इतना याद रखिएगा, या बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, ब्रेन 90% वर्क ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा जो पूरे बॉडी होता है ना, बॉडी की एक्टिविटी को जो ब्रेन होता है वो 90% कंट्रोल करके रखता है, 10% आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करके रखता है। अब ब्रेन में आप लोग एक चीज़ और जो मैनेज कर लीजिएगा, हमारे ब्रेन में 12 पेयर्स नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती हैं। वो शायद आगे लिखा होगा, मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है लिखा होगा। तो अब आप ब्रेन को समझ गए, अब हम लोग समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, देखिए तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और लॉन्ग ट्यूब लाइक ए बैंड ऑफ टिश्यू, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले आप समझिए होती कहाँ है। जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। तो देखिए आप लोग, ये जो होता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, हम इस फोटो को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो यही प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होती है वो हमारी, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये जो होती है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, उसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? बैकबोन। जो हमारा बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी, हमारी जो बैकबोन होती है वही प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर वहीं मैं देखूँ स्पाइनल कॉर्ड की, देखिए इसे और लॉन्ग ट्यूब लाइक, जैसे कि नहीं होता है कि एक लंबा ट्यूब लाइक टिश्यू का जो हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड बना होता है, वो क्या करता है? कनेक्ट हुआ होता है हमारे ब्रेन से लेकर लोअर बैक तक। जितनी भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि हमारे पेट में दर्द हुआ, उसका सिग्नल्स कौन ट्रांसफ़र करेगा? ब्रेन की तो कोई नस है नहीं हमारे पेट तक, वही स्पाइनल कॉर्ड्स की जो नस होती है, जो नर्व्स होती है, वही हमारे पास से पेट के पास से सिग्नल्स भेजती है ब्रेन के पास। ठीक है, उसी तरह क्या मतलब उससे आप समझ लीजिएगा कि वो कनेक्ट हुई होती है ब्रेन से लेके लोअर बैक तक।
वही अब मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड्स कैरीज नर्व सिग्नल्स। जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है वो हमारी सिग्नल्स ट्रांसफ़र करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया पेट दर्द का, उसका जो सिग्नल्स जो होता है वो ट्रांसफ़र करती है कौन, स्पाइनल कॉर्ड्स। और वैसे इसका जैसे ये सब याद नहीं हो रहा तो आप इतना याद रखिएगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड्स जैसे रिफ्लैक्स एक्शन करती है। कैसे, जैसे कि कोई चीज़ अचानक हो जाती है ना, वो चीज़ कैसे कौन कंट्रोल करती है, कौन एक्शन करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड्स। जैसे छींक आना, पलक झपकना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड्स ये कंट्रोल किए रहता है। छींक आना ये सब आपका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, इसके ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर आप यूँ समझिएगा तो अगर आपको कोई आगे से सामने से आ रहा है, अगर आप उसे पहचानते हैं और वो आपको डराने की कोशिश करे तो आप मतलब जाहिर सी बात है नहीं डरिएगा। अगर वहीं पीछे से कोई आदमी आए और आपको डराने की कोशिश करे तो आप डर जाइएगा कुछ समय के लिए, मतलब चौंक जाइएगा। और उसके बाद जैसे नहीं होता है कि अगर डीएम नहीं रहता है तो एडीएम तब तक काम संभालता है, उसी तरह जब तक ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है तब तक स्पाइनल कॉर्ड अपना काम कर रहा होता है। तो जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड उस समय काम कर रहा होता है जब आप चौंक जाते हैं। अब जैसे आपको समझ में आ गया कि ये आदमी उस समय तक आपका ब्रेन सब कुछ मैनेज कर लिया होता है कि ये मत घबरा, ये अपना ही आदमी है। उसी तरह राइट, जैसे कि आप अपने लाइफ से कंपेयर करिएगा, इसको मैनेज करिएगा इन सब चीज़ों को, उससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। इट्स कवर्ड बाय बैकबोन, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्ट हुई रहती हैं। उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से होता है। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर हमारा प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड्स, इसमें हमारी नर्व से निकली है और ये रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करके रखी है। अगर वार हुआ तो रीढ़ की हड्डी पे कोई वार करेगा, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड पे कोई वार नहीं कर सकता। रीढ़ की हड्डी टूटेगी तभी स्पाइनल कॉर्ड पे कोई वार हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता है। 31 पेयर नर्व्स प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड्स, आपको इतना याद रखना चाहिए कि मतलब 31 पेयर्स नर्व्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड्स में। और ब्रेन में कितनी होती हैं, 12 से, यहाँ पे गलत लिखा है। एक मिनट, इसे आप लोग सुधार कर लीजिए। 12 पेयर नर्व्स प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। और 31 पेयर नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स पे प्रेजेंट होती हैं। इसमें आप लोगों को इधर उधर नहीं करना है, ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ब्रेन में कितने पेयर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर नर्व्स। वहीं स्पाइनल कॉर्ड्स में आपके कितने पेयर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, 31 पेयर नर्व्स, ठीक है। मैं ब्रेन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ब्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब आप समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग वीडियो फिर से शुरू करके देखिएगा, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो लगभग 3 भागों में बटा हुआ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वहीं जब मैं बात करूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, अगर आप समझिएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं तो इसे आप लोग सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को। अगर दोनों की नॉलेज को आप लोग प्लस कर लीजिएगा तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स दोनों आ जाता है, उसी को पढ़ना होता है। इसीलिए मैंने इसको पहले पढ़ाया और नर्वस टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम मैंने बोला कि इसको बाद में आपको बता दूंगा। तो इस तरह आप सिंपल से याद कर लीजिएगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स दोनों को क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यही एग्ज़ाम में आ जाता है आपका, जैसे कि हमारे बॉडी का या फिर नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ऑर्गन कौन सा होता है, पार्ट्स कौन सा होता है, तो उसमें आप लोग इधर उधर कर देते हैं। क्यों, उसमें ऑप्शन में दिया होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ब्रेन को मार के चले जाते हैं, जबकि वो गलत होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स दोनों से मिलकर बना होता है। इसलिए ये आप लोग याद रखिएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड्स। वहीं मैं बात करूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो आप लोग ये याद रखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड्स में 31 पेयर्स नर्व्स प्रेजेंट होते हैं और ब्रेन में 12 पेयर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर इन दोनों को आप लोग प्लस कर लीजिएगा तो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाएगा उसमें। कैसे,
अभी आपने क्या सुना, मैंने भी बोला कि ब्रेन के नर्व्स को और स्पाइनल कॉर्ड्स के नर्व्स को अगर आप प्लस कर लीजिएगा तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाएगा 31 + 12। अगर वहीं मैं बात करूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जैसे कि आपके आता है सिम्पैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। तो आप लोग एक मिनट, जैसे कि सिंपैथेटिक क्या होता है, जो सिंपैथेटिक होता है ना, जैसे कि हम लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं या फिर कोई खतरनाक चीज़ देख लेते हैं, तो उस समय जो हमारा ब्रेन का पार्ट्स काम करता है, अचानक एक्टिविटी करने लगता है, वो जो मैनेज करता है वो आपका सिंपैथेटिक मैनेज करता है। अगर वहीं मैं बात करूँ पारासिम्पैथेटिक की, तो जब पारासिम्पैथेटिक होता है वो जैसे कि नेचुरल से चीज़ एक्टिविटीज़ या फिर उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, वो आपका नेचुरल है, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, वो सिंपली करता ही जाता है। आपने खाना खाया, बस खाना खाने तक आपका काम होता है, और उसके बाद जो मैनेज करता है वो आपका पारासिम्पैथेटिक मैनेज करता है। वो किस में आता है, वो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आता है। इसी में आप लोगों को पढ़ना होता है। किस तरह आपने सब कुछ इसे पढ़ा। नर्वस सिस्टम आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके ब्रेन, एक मिनट, देखिए टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड्स, खत्म। आपका सीएनएस खत्म। वहीं पे आपका क्या आता है, उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका, जो होता है ब्रेन में आपके कितने प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड्स में कितने नर्व्स होते हैं, 31 पेयर नर्व्स जो प्रेजेंट होता है। इसके जो एक्टिविटी होती है वो कहाँ जाती है, पीएनएस में, क्या नाम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, जो कि आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो आपका ब्रेन पे होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।